हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये हमारा इस डिस्कशन का पार्ट 5 रहेगा। देखिए, मार्च मंथ में गिरिराज न्यूज़पेपर की 5 पब्लिकेशंस आई थी, इसीलिए 5 पार्ट में इसे डिस्कस किया गया। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the rank of Himachal Pradesh in the National Tuberculosis Elimination Program among the states having population of more than 50 lakh? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश ने 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये सर्वेक्षण किया गया, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक प्रभाग बनाया गया जिसका नाम है केंद्रीय टीबी प्रभाग, उसके द्वारा ये किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उपराष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ भी किया है। वर्ष 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश में सब नेशनल सर्टिफिकेट के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को नामांकित किया गया था, जिनमें से कि जो 8 राज्य हैं उनमें हैं हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और ऊना। इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया, रजत पदक दिया गया। जबकि चंबा, सिरमौर, सोलन, इन्हें जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। विच इंडस्ट्रियल एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल हब ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के अगले फार्मास्यूटिकल हब के रूप में किस औद्योगिक क्षेत्र को चिन्हित किया गया है? तो ये है कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र। तो जिला कांगड़ा में कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में चिन्हित किया गया है। एक कंपनी है मैफ्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड, इन्होंने कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक न्यूट्रास्यूटिकल इकाई स्थापित करने के लिए 100 करोड़ के निवेश के साथ एमओयू साइन किया है और लगभग 200 व्यक्तियों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारा कंदरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है, ये पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है और यहाँ पर सड़क, रेल और हवाई, ये तीनों के तीनों संपर्क जो हैं, ये सुविधाएं जो हैं उपलब्ध हैं। With which institute the Himachal Pradesh government has signed an MOU as the knowledge partner for the proposed medical device park at नालागढ़ in सोलन डिस्ट्रिक्ट? सोलन जिले के नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में किस संस्थान के साथ हिमाचल सरकार ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं NIPER नाइपर मोहाली के साथ। तो हिमाचल सरकार ने सोलन जिले के नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पंजाब के मोहाली में स्थित है, इनके साथ एक MOU साइन किया है और ये नॉलेज पार्टनर के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के जो फार्मास्यूटिकल विभाग है उनके द्वारा, उनके जो बोर्ड के सदस्य हैं उनकी ओर से ये MOU करवाया गया। और जो हमारा नाइपर मोहाली है, इनके द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा जो कि उद्योग और शिक्षण गतिविधियों को जोड़ने का कार्य करेगा। और जो हमारा स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस पार्क को विकसित करने के लिए जो हमारी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी है, उन्हें 74.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान भी की है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द राज्यसभा MP फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद के रूप में किसे चुना गया है? तो जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर थे ये डॉक्टर सिकंदर कुमार, इन्हें राज्यसभा के MP के रूप में चुना गया है। टोटल 3 MP हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के। एक है मिस इंदु बाला गोस्वामी जो कि कांगड़ा जिले के पालमपुर की रहने वाली हैं। दूसरे हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार जो कि हिमरपुर के कांगू के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि बिलासपुर के झंडूता के रहने वाले हैं। In the excise policy approved by Himachal Pradesh government for the financial year 2022-23, a revenue receipt of how many crores has been envisaged? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई आबकारी नीति में कितने करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है? तो 2131 करोड़ रुपए के राजस्व की परिकल्पना की गई है। तो जो हमारा प्रदेश का मंत्रिमंडल है, उन्होंने बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो एक्साइज पॉलिसी है, आबकारी नीति है, उसे स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कि इस वित्त वर्ष में 2131 करोड़ रुपए की जो राजस्व प्राप्ति है उसकी परिकल्पना की गई है और पिछले फाइनेंशियल ईयर से 264 करोड़ रुपए ये अधिक होगा। और जो राज्य आबकारी राजस्व डिपार्टमेंट है उनमें जो राजस्व प्राप्त किया गया है उसमें 14% की जो है कुल वृद्धि को दर्शाया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा 50% की कमी की गई है और वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में जो भी प्रेजेंट वर्ष चला है 20% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ काउज, हाउ मच हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द गौधन विकास निधि। गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो 1 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। तो जो हमारी एक्साइज पॉलिसी जो है वो अप्रूव की गई, उसमें गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले जो था गौधन विकास निधि के रूप में 1.50 रुपये लिए जाते थे, 1.5 रुपये लिए जाते थे, अब वो 1 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, अब 2.50 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि 2.5 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा जो ठेके हैं उनको रिन्यू करना होगा तो 4% की जो है रिन्यूएबल फ़ीस ली जाएगी, और लाइसेंस फ़ीस कम होने की वजह से तो देसी शराब ब्रांड है वो भी सस्ता हो जाएगा। इन हिमाचल प्रदेश पीपल हु हैव क्रॉस्ड हाउ मच एज विल बी गिवन ओल्ड एज पेंशन। हिमाचल प्रदेश में कितनी आयु पार कर चुके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी? तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में बिना आय सीमा के 60 वर्ष की अधिक आयु पर और आयु पार कर चुके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। और अभी तक जो लोग 850 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते थे उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी, और जिन्हें 1500 रुपये पेंशन दी जाती है प्रति माह उन्हें बढ़ाकर अब 1700 रुपये प्रदान की जाएगी। द पेंशन बीइंग गिवन टू लेप्रोसी पेशेंट्स एंड ट्रांसजेंडर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹850 पर मंथ टू हाउ मेनी रुपीज़। कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर्स को दी जा रही पेंशन को 850 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया है? ये अब 1000 रुपये कर दिया गया है। तो जो लेप्रोसी पेशेंट्स यानी कि कुष्ठ रोगी हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं उनको पहले 850 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाएं और एकल नारियां, इन्हें 1000 रुपये प्रति माह पहले दी जाती थी, अब 1150 रुपये कर दी गई है। और 70% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जा रही थी, पहले 1500 रुपये दी जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर 1700 रुपये कर दिया गया है। Under the widow remarriage scheme, the grant amount of 50,000 rupees has been increased to how much to encourage widow remarriage? विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित करने के लिए 50,000 रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? अब इसे 65,000 रुपये कर दिया गया है। तो जो वर्तमान में विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित करने के लिए 50,000 रुपये अनुदान दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। The income limit, which was 35,000 rupees for eligibility in the schemes of Social Justice and Empowerment Department, has been increased to how much rupees annually? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर अब कितने रुपए वार्षिक किया गया है? अब इसे 50,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। तो जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की जितने भी स्कीम हैं, योजनाएं हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते थे, उसमें पहले 35,000 रुपये वार्षिक आय दर्शाई जाती थी। जिनकी इनसे कम होती थी, 35,000 रुपये तक होती थी, उनके ही वो सर्टिफिकेट वगैरह बनते थे, उन्हें ही योजनाओं का लाभ मिलता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। विच कार्निवाल वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? हाल ही में किस कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया गया? यह है कुल्लू कार्निवाल, इसका आयोजन पहली बार किया गया। हु वाज द 32nd किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जसवान? जसवान रियासत के 32वें राजा कौन थे? कौन थे? ये थे राजा चैन सिंह। तो राजा चैन सिंह जसवान रियासत के 32वें राजा थे। वर्ष 1945 से 1948 तक ये राजा थे। इनकी शिक्षा जो है एटचिंसन कॉलेज लाहौर में हुई। 1947 में विभाजन के समय इन्होंने रामकोट को छोड़कर अम्ब को अपना निवास बना लिया, और इनका विवाह जो है बंसवाड़ा की राजकुमारी मोहन कंवर से हुआ था, और इनकी 3 संतानें भी हैं, और वर्ष 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल? शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल के प्रथम प्रधान व महामंत्री कौन थे? कौन थे? प्रधान जो थे वो थे पंडित पद्मदेव, और महामंत्री थे भागमल सोहटा। बात करें शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल की, 1 जून 1939 को शिमला पहाड़ी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों की शिमला में एक सभा हुई, जिसमें राजाओं और राणाओं की जो गुप्त गतिविधियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया, और वहां पर स्थापना की गई शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल की। और ये जो स्थापना की गई लुधियाना सम्मेलन से प्रभावित होकर की गई थी, और इसकी स्थापना जो है बुशहर के पंडित पद्मदेव और जुब्बल के भागमल सोहटा द्वारा की गई थी, और पंडित पद्मदेव को प्रधान बनाया गया और भागमल सोहटा को महामंत्री बनाया गया था।
हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर ऑन 12 अक्टूबर 1948। 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर का चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? राजा आनंद चंद को बनाया गया था। हु ऑनर्ड बाबा कांशीराम बाई गिविंग हिम द टाइटल ऑफ बुलबुल ए पहाड़। बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि देकर किसने सम्मानित किया था? किसने सम्मानित किया था? ये किया था सरोजनी नायडू जी ने। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। Who presided over the awareness workshop on multi-sectoral convergence for TB-free हिमाचल प्रदेश अंडर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एराडिक्शन प्रोग्राम। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर टीबी फ्री हिमाचल प्रदेश पर जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? ये की हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में राजभवन में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर टीबी फ्री हिमाचल प्रदेश एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक यह लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। और इसके अलावा 24 मार्च को हर वर्ष वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। Where was the 10-day craft fair organized under the joint aegis of Union Ministry of Textiles and हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान से 10 दिवसीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुल्लू में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द माता भगायणी टेम्पल सिचुएटेड। माता भगायणी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सिरमौर जिले में स्थित है और इसे हरिपुर धार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी व्हीकल्स परचेज अंडर शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन शिमला सिटी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए कितने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 15 वाहन खरीदे गए थे, उन्हें अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोटल 34 खरीदे जाएंगे, उनमें से 15 जो हैं वो प्राप्त कर लिए गए हैं और 5.44 करोड़ रुपए की लागत से ये खरीदे गए हैं। वेयर वाज द मार्टियर मेमोरियल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हाल ही में शहीद स्मारक का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये किया गया नालागढ़ में। तो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर सोलन जिला के नालागढ़ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसाइटी द्वारा और जन सहयोग से शहीद स्मारक जो बनाया गया था उसका लोकार्पण भी किया। और ये जो नालागढ़ हेरिटेज पार्क है इसका निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके अलावा इस उपलक्ष्य पर नालागढ़ के उपमंडल के 8 शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। वेयर वाज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन्स नेटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया धर्मशाला में। जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है, वहाँ पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन्स नेटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन साइंड MOU विद विच इंडस्ट्री टू स्ट्रेंथन द स्किल इकोसिस्टम ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज ITI। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने किस इंडस्ट्री के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के साथ। जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई है उनके साथ हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक MOU साइन किया है ताकि जो ITI हैं हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका जो स्किल इकोसिस्टम है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे सुदृढ़ किया जा सके। ये थी हमारी डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। So thanks for watching video. Do like, share and subscribe my channel.